हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में आपके लिए सवाल लेके आए थे जो 2 4 वाले रैखिक समीकरण का था। देखिए, यही सवाल था। अब पिछले क्लास में हम इसको से समीकरण तैयार कर चुके थे, लेकिन समीकरण हल हो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी इनका आंसर था। सवाल गलत नहीं था, हम ये समझा चुके थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख ले, या फिर यही वीडियो को रोक ले। अब ये सवाल को हल करिए, आपको कुछ ट्विस्ट नजर आएगा ये सवाल में। ठीक है, चलिए, पिछले क्लास में हम या पिछले वीडियो में हम समीकरण को तैयार कर चुके थे। चलिए समीकरण को हल करने की ओर बढ़ते हैं। देखिए, समीकरण आपका ऐसा था, या फिर नहीं था तो आप इसे तैयार कर लेंगे तो यही समीकरण आपको मिलेगा जो हम लिखने वाले हैं। ये है 5x माइनस 4y बराबर 3। ये समीकरण आपका पहला था। ठीक इसी प्रकार से दूसरा समीकरण ऐसा था, 5x माइनस 5x प्लस 4y बराबर में -3। ये आपका समीकरण दूसरा था। अब देखिए, 2 4 वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन आपको यह जानना होगा कि कौन सा विधि कब लगाया जाता है और कौन सा विधि कब नहीं लगाया जाता है, कौन सा विधि अधिक लाभदायक है, कौन सा विधि उससे कम लाभदायक है। ये हम देखने वाले हैं अभी इस वीडियो में। चलिए, ये समीकरण को ऐसे करके हल करते थे आप, जैसे पहले बनाया करते हैं तो उससे सारा का सारा कट जाता था तो हल नहीं हो पाता था। तो अभी हम इसको हल करने के लिए सीखेंगे। देखिए, समीकरण हल करने के लिए अनेक नियम है, जैसे मैं आपको बताते हैं। जैसे में विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, वर्ज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, या आपके पास और भी कोई विधि हो तो, लेकिन एक हम छोड़ रखे हैं ग्राफ विधि, उसको अभी हम लिखते हैं। लेकिन ये जो सारा विधियां लिखे हैं, ये 4 या आपके पास जो भी हो, वो किसके लिए उपयोग है? केवल एक हलों वाले के लिए, केवल एक हलों वाले के लिए। लेकिन एक ग्राफ विधि तो इसमें आता है, ग्राफ विधि। तो ये ग्राफ विधि किसके लिए उपयोगी है? ग्राफ विधि से सभी प्रकार का बनता है। सभी प्रकार के कहने का मतलब जिनका एक हल हो। वो भी समीकरण हल हो पाता है जिनका कोई हल ना हो। और वो भी समीकरण हल हो पाता है इससे जिनका अनगिनत हो। अब देखिए, जिसका एक हल होता है उसमें ग्राफ कैसे बनता है वो सिखाने वाले अभी हम। जिसका कोई हल नहीं होता उसका ग्राफ कैसे बनता है, जिसका अनगिनत हल होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो जिसका केवल एक हल होता है ना, तो जब आप ग्राफ खींचिएगा तो 2 लाइन तैयार होगा आपका। एक लाइन ऐसा जाएगा तो एक लाइन ऐसा आएगा। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी करता है। ये रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। वैसे भी जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा हो ग्राफ में तो उसका केवल एक हल होता है, तो उसका ग्राफ खींचिएगा तो ऐसा आएगा। इसमें आंसर कौन सा होता है? x के समानांतर और y के समानांतर लाइन खींचिए आप। अब जहां वही बिंदु है वो x की तरफ कितना पे है, y की तरफ पे कितना पे है, वही आपका आंसर होता है। जिनका कोई हल नहीं होता उनको जब आप ग्राफ खींचिएगा तो दोनों लाइन कैसे चल जाएगा? समानांतर, पैरेलल। तो इसमें कोई वही बिंदु नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर नहीं हो पाता है। इस रेखा को क्या कहते हैं? समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। अब देखिए, जिनका अनगिनत हल होता है उनका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ऐसा खींचेगा, एक लाइन ऐसे गया तो दूसरा लाइन भी इसी पे जाएगा, दूसरा लाइन भी इस पे जाएगा। ये रेखा को कहते हैं हम संपाती रेखा। क्या बोलते हैं इसको? संपाती रेखा। तो जब संपाती रेखा होता है तो अनगिनत हल होता है। कितना हल होता है? अनगिनत हल। अब हम सीखेंगे संपाती रेखा में अनगिनत हल होता है तो इसमें हल कैसे निकाला जाता है। तो संपाती रेखा में प्रत्येक बिंदु
संपाती रेखा पर के प्रत्येक बिंदु ही समीकरण का क्या होता है, हल होता है या मूल होता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, एक्स की तरफ और वाई की तरफ समांतर रेखा खींचेंगे बिंदु को देखते हुए, और प्रत्येक बिंदु उसका क्या होता है, हल होता है। समझ पाए यहाँ तक। अब हम ये समीकरण को हल करके आपको जो आंसर था उनको हम सेटिस्फाई करते हैं, ये नोट कर लेंगे। अब इसको मिटाते हैं, अब इनको हल करते हैं। याद रखेंगे संपाती रेखा थोड़ा उसे आंसर निकालना महंगा पड़ जाता है। अब देखिए हल आप ऐसे बहुत किए होंगे। ये आपका पहला समीकरण है, अब ये दूसरा। ऐसे ही करके बनाते होंगे आप ग्राफ, पहले हल कर लेते हैं फिर आप ग्राफ खींचते हैं। चलिए हल करते हैं हम। इसमें एक से जगह पे अपने मर्जी से कुछ मानिए तब y का मान आएगा, या y की जगह पे अपने से कुछ मर्जी से मानिए तब एक से का मान आएगा। चलिए y की जगह पे हम 2 मान लेते हैं, y की जगह पे हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पे y की जगह पे आप रखिए 2, तो ये हल करिएगा तो ये 4 दूनी 8 उधर जाएगा तो 8 और 3 11 हो जाएगा। तो 1 से का मान हो जाएगा 11/5 यानी 2.2। इसका मतलब ये हुआ y का मान 2, उसी समय 1 से का मान हो जाएगा 2.2। फिर एक और हल करेंगे, y की जगह पे अपनी मर्जी से मान लेते हैं। यहाँ पे y की जगह पे कितना मान है, y बराबर कितना मान है 2। यहाँ भी y की जगह पे हम कुछ मान लेते हैं, y की जगह पे मान लेते हैं y की जगह पे कितना मान लिया है 3। यहाँ पे कितना माने हैं 2 माने, यहाँ पे 3 माने। तो y की जगह पे हम रखने वाले हैं अब 3, तो 4 तिया 12। इसको हल करेंगे तो 4 तिया 12 उधर जाके हो जाएगा हमारा 15। 1 से का मान कितना आ जाएगा 15/5 बोले तो 3। इसका मतलब यह हुआ कि y के स्थान पे आप जब 3 रखे थे तब 1 से कभी मान कितना आया 3 आया। अब चलिए ठीक इसी प्रकार ये सारणी को भी हम पूरा करते हैं। y के स्थान पे कुछ मानिए तो 1 से का मान आएगा, और 1 से के स्थान पे कुछ मानिए तो y का मान आएगा। चलिए 1 से की जगह पे या y की जगह पे, y की जगह पे हम अपनी मर्जी से 4 मान लेते हैं। तो ये समीकरण में रखेंगे हम 4। y की जगह पे कितना रखना है मुझे 4, y की जगह पे कितना रखना है 4। इसको उधर लेके जाएंगे, -3 है, 4 4 16 भी उधर जाके माइनस में हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो -19 हो जाएगा। अब 1 से का मान यहाँ से हमें मिलेगा, काटेंगे तो 3.8। आप काट लीजिएगा इसको तो 15 दशमलव लगा के 5 40, ये आपको 1 से का मान प्राप्त हुआ। अब y के स्थान पे हमें रखना है 8 रखते हैं, या अपनी मर्जी से आप कुछ रखिए। यहाँ पे मान को भर लेंगे कि 1 से का मान कितना है 3.8 है। अब y के स्थान पे आप कितना रखना है 8 रखना है। यहाँ पे 4 गुने 8 बराबर -3, तो -5x बराबर -3 और चौक 32 उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा। 1 से का मान हमें यहाँ से मिलेगा 5 सते 35। इसका मतलब हुआ कि जब आप y का मान कितना रखे 8, तो 1 से मान हमें कितना प्राप्त हुआ 7। कितना प्राप्त हुआ 7। अब इसको क्या खींचना, हमें ग्राफ खींचना है। ये दोनों सारणी से हमें क्या खींचना है ग्राफ। जब आप ग्राफ खींचिएगा तो कुछ ऐसा होगा,
ऐसे मान के चलेंगे तो y की तरफ 2 और x की तरफ 2.2 ऐसे मान लेंगे। ऐसा ये वीडियो में हम लगा देंगे कि वीडियो में ग्राफ डाल देंगे ताकि कैसे हल किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप पहले यहाँ समझ ले। ऐसा मान के चलेंगे, एक और ऐसे मिलेगा 3 और 3, इधर से 3 और इधर से 3, इधर से 2 तो इधर से 2.2 ऐसे करके मान के चलेंगे तो ये आपका पहला समीकरण तैयार होगा ऐसे करके। और जब आप दूसरा समीकरण कीजिएगा 4 4 4 और इधर से 3.8, इधर से 4 इधर से 3.8 और इधर से 8 और इधर से 7 ऐसे करके, तो दोनों जो लाइन आएगा वो एक ही पे आएगा। इसका मतलब ये कैसा लाइन आ जाएगा, समपाती। कैसा लाइन आ जाएगा, समपाती आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, तो इसमें आंसर कौन होगा, ग्राफ का प्रत्येक बिंदु आंसर होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप 2 अंकों वाली संख्या को हल करते थे तो x का मान y का मान कभी भी दशमलव में नहीं आता था। इसका मतलब कभी भी भिन्न संख्या नहीं आएगा, कभी भी भिन्न संख्या नहीं आएगा। इसमें हमेशा आना चाहिए पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, कभी भी भिन्न संख्या नहीं आना चाहिए। भिन्न संख्या आने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भिन्न संख्या आने से क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए हम ग्राफ को देखते हुए हम वही मान उठाएंगे रेखा पे से जो पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो। तो हम ग्राफ को गौर से देखेंगे तो हमें 2 ही ऐसा बिंदु दिखाई दे रहा है जिसमें पूर्ण संख्या है। जैसे में एक जगह दिख रहा है आपको 3 और 3, 3 और 3 मतलब x का मान भी 3 और y का मान भी 3। एक जगह और आपको दिख रहा होगा बिंदु से x का मान 7 और y का मान 8, x का मान 7 और y का मान 8, x का मान 7 और y का मान 8। अब हमें यह प्राप्त हो चुका है x का मान कितना प्राप्त किए, 3। उसी टाइम y का मान कितना है, 3। इसलिए हमारा संख्या जो हो जाएगा, संख्या 10x प्लस y मान चुके थे पिछले वीडियो में, तो संख्या हो जाएगा 10 गुने 3 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 तो हो जाएगा 33। ये कितना आंसर आ गया, 33, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। और एक और प्राप्त किए अभी आप, x का मान 8 और y का मान x का मान 7 और y का मान 8, तो इससे हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा 10x प्लस y, तो 10 गुने 7 प्लस 8, तो ये संख्या हो जाएगा हमारा 78, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि इनका आंसर 33 भी है और 78 भी है। तो आज हम आंसर ला चुके हैं। थोड़ा ग्राफ को डीपली से अध्ययन करेंगे ताकि आप समझ पाए कि समपाती रेखा होता है तो प्रत्येक बिंदु आंसर होता है, समपाती रेखा का प्रत्येक बिंदु आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे समझदारी वाली बात यह है कि आप दशमलव में इकाई अंक कभी दशमलव में नहीं होता और दहाई अंक भी कभी दशमलव में, ऐसा कभी आंसर आता ही नहीं है। इसीलिए हम वही संख्या को उठाए समपाती रेखा से जो पूर्ण संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए और आंसर आ पाया। ये सीधा सीधी करने का मतलब यह था कि जब समीकरण कट जाए ना, तीनों का तीनों कट जाए या 2 कट जाए, तो आप किससे हल करेंगे, समपाती से या ग्राफ विधि से। तो जब 2 कट जाए तो इसका मतलब एक भी हल नहीं होगा। जब समीकरण में 2 भाग कट जाए इसका मतलब एक भी हल नहीं होगा। और जब समीकरण में तीनों भाग कट जाए इसका मतलब है कि अनगिनत हल होगा। जब अनगिनत हल होगा तो इसका मतलब ग्राफ विधि से बनेगा, वो सब विधि काम इसमें नहीं देगा। अब ग्राफ विधि से एक हल भी हो सकता है और अनगिनत हल का भी आंसर हो सकता है, और जिनका हल नहीं हो वो भी बता सकता है। लेकिन वो जो आप विधियां अपनाते हैं वो केवल एक हल के लिए है। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि अगर समीकरण में एक भाग से दूसरा भाग कट जाए, मतलब एक से अधिक भाग कट जाए, तो आपका विधि फेल हो जाएगा। तब का उन सब विधि अपनाएंगे, हम ग्राफ विधि अपनाएंगे, जो हम अपना के आपको आंसर लाके बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम समझ पाए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना भूले नहीं। ठीक है, बाय बाय।